ग्रेनुलोसाइट्स है, जैसे न्यूट्रोफिल था, 3 ग्रेनुलोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल। बेसोफिल का जो साइज है 8 माइक्रोन है, 0.4 से 1% इसकी परसेंटेज होती है ब्लड के अंदर, और इसके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको ग्रेन्यूल, इसके साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स होते हैं और वो बेसिक डाई को रिटेन करते हैं, इसलिए इसको बेसोफिल कहा जाता है। ठीक है, इसके ग्रेन्यूल्स के अंदर हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स। मास्ट सेल्स क्या होते हैं? मास्ट सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम बेसोफिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरल्यूकिन 3 एंड 4। इंटरल्यूकिन 3 एंड 4 आपको पता है साइटोकिन होते हैं जो कि सेल से ही सिक्रीट होते हैं। मास्ट सेल्स और बेसोफिल अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनमें जो फंक्शंस हैं ये 3-4 हैं। एक तो इनके अंदर हेपरिन आप कह रहे हो है, तो हेपरिन एंटीकोएगुलेंट के तौर पे एक्ट करता है। दूसरा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होते हैं तो उनका रोल हीमोस्टेसिस में है, प्लेटलेट्स को ये एक्टिवेट करेंगे। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेंगे, और प्लेटलेट्स या जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो आपके किसमें उसका रोल है? हीमोस्टेसिस में, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस के अंदर। उसके अलावा कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होते हैं। कीमोटैक्टिक फैक्टर क्या होते हैं? जो कि अट्रैक्ट करते हैं आपके फेगोसिटिक सेल्स को अपनी तरफ, और उनको बताते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे फेगोसाइटोसिस करो। तो ये कीमोटैक्टिक फैक्टर इससे रिलीज होते हैं। और ये किसको कीमोटैक्टिक फैक्टर किसके लिए होते हैं? न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल के लिए इनके कीमोटैक्टिक फैक्टर बेसोफिल रिलीज करता है। उसके बाद बेसोफिल रिलीज कर रहा है इंटरल्यूकिन 4 जो कि टी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है, और बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को भी, यानी कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेलुलर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज बेसिकली एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसके अलावा 5वां जो है पॉइंट, इसका एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में रोल है। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में क्या रोल है कि जब एलर्जी कंडीशन होती है तो ये इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो रिलीज होते हैं, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज होते हैं, हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, लाइसोसोमल एंजाइम्स, और ये जो है एनाफाइलैक्सिस करते हैं। एनाफाइलैक्सिस बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस को कहा गया है, ठीक है। लोकल वेस्कुलर टिश्यू रिएक्शन करते हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। किस तरह से बेसोफिलिक का रोल प्ले करते हैं बेसोफिल एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, तो उसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी एंटीजन जो कि एलर्जी कॉज करता है उसको एलर्जन बोलते हैं। एंटीजन कोई भी फॉरेन मटेरियल जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है उसको एंटीजन कहते हैं, और जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको एलर्जन कहते हैं। जब भी कोई भी एंटी एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है जो कि आई होती है। 5 डिफरेंट एंटीबॉडीज आपने पढ़ी हैं, IgG, IgD, GAE, ठीक है, M। तो IgE एंटीबॉडी बनती है, ये एंटीबॉडी जाके उस एलर्जन या एंटीजन के साथ बाइंड होती है तो एक कम्प्लेक्स बनती है जिसको एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स कहते हैं। इस कम्प्लेक्स के रिसेप्टर्स होते हैं बेसोफिल और मास्ट सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर, वहां पे जाके अटैच हो जाता है ये कम्प्लेक्स। ऐसे ही अटैच होता है तो कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बेसोफिल के अंदर अटैच हो जाती है, ठीक है, उसकी मूवमेंट्स होती है इनसाइड द बेसोफिल। जब ये कैल्शियम क्या कराती है, जो बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स हैं उनको फ्यूज करवा देती है मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, बेसोफिल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और एक्सोसाइटोसिस से ये ग्रेन्यूल्स बाहर आ जाते हैं। इन ग्रेन्यूल आपको पता है हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, ब्रैडिकाइनिन है। अब ये सब्सटेंसेस क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे कैपिलरी परमेबिलिटी, इंक्रीज म्यूकस सेक्रीशन, वेजोडाइलेटेशन, और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में स्पैज्म कर देंगे। और इसके नतीजे में ये जो इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी हो रही है, म्यूकस की सेक्रीशन हो रही है, वेजोडाइलेशन हो रही है, इसके नतीजे में एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस या राइनाइटिस, राइनाइटिस रनिंग ऑफ नोज को कहते हैं, ठीक है। और अगर ये एलर्जी रिएक्शन सीवियर हो जाएगा तो ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, और इवन के एनाफाइलैक्सिस जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक शॉक के अंदर, ठीक है। ये भी आप आगे जाके सर्कुलेशन अंदर एनाफाइलैक्टिक शॉक के बारे में पढ़ोगे। तो ये मैंने आपको बेसोफिल फंक्शन बताए थे कि बेसोफिल का फंक्शन क्या है। एक तो इसमें प्लेटलेट्स एक्टिवेट फैक्टर होते हैं जो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं और हीमोस्टेसिस में रोल है। एक हेपरिन इसमें होता है एंटीकोएगुलेंट के तौर पे एक्ट करता है। एक इसके अंदर कीमोटैक्टिक फैक्टर ये रिलीज होता है जो कि फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, किसकी? न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल के लिए को करते हैं उस साइट पे। उसके अलावा एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और वो किस तरह से है कि कोई भी एलर्जन आया उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, बॉडी में कम्प्लेक्स बना, वो कम्प्लेक्स इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हुआ, जैसे ये अटैच हुआ तो कैल्शियम इन्फ्यूजन हो गई।
कैल्शियम अंदर गया, उसने ग्रेन्यूल्स को मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर दिया, एक्सोसाइटोसिस होगी उन ग्रेन्यूल्स की। उसके रिजल्ट में ये 3-4 प्रोसेस हुए, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई, म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज हुई और एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो गए, जिसमें राइनाइटिस आ जाता है, और अगर सीवियर एलर्जी हो तो एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक की तरफ भी पेशेंट चला जाता है। एलर्जन एंटीबॉडीज के बारे में आपको दिया, एंटीबॉडी की हम डिटेल आगे बी लिम्फोसाइट्स में जाके पढ़ते हैं। eosinophil 1 to 4%, 10 to 12 microplasm granules take up stick dye and appear bright red granules. मेन फंक्शन है इसका किलिंग पैरासाइट्स, ठीक है। और दूसरा एलर्जिक रिएक्शंस के भी ये कंडीशन में भी ये ज्यादा होती है। इयोसिनोफिलिया, फिलिया भी आएगा उसका मतलब है इंक्रीज इयोसिनोफिल। बेजोफिलिया इंक्रीज बेजोफिल। बेजोफिलिया तो होगा एलर्जिक रिएक्शन में, इयोसिनोफिलिया भी एलर्जिक रिएक्शन में भी हो सकता है और पैरासाइट इन्फेक्शन में भी हो सकता है। पैरासाइट्स को किल ये कैसे करते हैं? बाय रिलीजिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाई रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और कुछ बेसिक प्रोटीन्स ये सिक्रीट करते हैं, जिससे ये पैरासाइट्स को किल करते हैं। अब मैस्ट सेल्स और बेजोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर करते हैं, जो कि इन इयोसिनोफिल्स को उस जगह पे बुलाते हैं जहां पे पैरासाइट इन्फेक्शन होता है, और वहां ये पहुंचते हैं, ये प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस करते हैं और ये एंजाइम्स और हाई ऑक्सीजन से उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसका इयोसिनोफिलिया में मैंने बताया पैरासिटिक इन्फेक्शन और दूसरा है आपका एलर्जिक रिएक्शन। इयोसिनोफिलिया और बेजोफिलिया दोनों, बेजोफिलिया यहाँ नहीं लिखा हुआ, प्लीज आप याद रख लें, में एलर्जी कंडीशन आएगी। और इयोसिनोफिलिया में सबसे पहले से ऊपर आएगा पैरासिटिक इन्फेक्शन, एलर्जी कंडीशन आएगी। और कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि इयोसिनोफिलिया कॉज करती हैं। इयोसिनोपिनिया, डिक्रीज इयोसिनोफिल काउंट, ठीक है, और वो स्टेरॉइड्स करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ल्यूकेमिया के बारे में बताया था कि अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑनसेट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है। दो इसकी माइलोजीनियस ल्यूकीमिया और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। माइलोजीनियस ल्यूकीमिया बेसिकली माइलॉइड जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं उनका जो ल्यूकीमिया, उनकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन, और लिम्फोसाइट्स जो है आपका लिम्फोसिटिक जो होता है वो लिम्फोसाइट्स की अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होती है। इसमें बेसिकली साइंस क्या होते हैं? बोन पेन, बोन इजीली फ्रैक्चर्ड, और उसके अलावा एनीमिया, फीवर, इन्फेक्शन, लिम्फोडिनोपैथी, लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं, लीनोमेगैली हो जाता है, हेपेटोमेगैली, लिवर इनलार्ज हो जाता है, और लिम्फोडिनोपैथी वो कहते हैं एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया का सिग्निफिकेंट उसका साइन। ठीक है। सीएनएस सिम्टम्स में हेडेक, वॉमिटिंग और पैरालिसिस आएगा। तो ये साइन सिम्टम्स तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आप पैथोलॉजी आगे करोगे, आपको सिर्फ ल्यूकीमिया की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसकी टाइप्स। ठीक है जी। और इसकी मैंने डायग्नोसिस आपको बताई थी, बोन मैरो एस्पायरेट, बोन मैरो के एस्पायरेशन लेते हैं, फ्लूइड लेते हैं और उसको फिर चेक करते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ल्यूकोसाइटोसिस कंट्रोल्ड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, यानी कि ये इंक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट में होती है, एक्सेस नहीं होती इतनी ज्यादा, ठीक है, कि बढ़ती जाए, ये कंट्रोल्ड प्रोडक्शन होती है और इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें और ल्यूकीमिया में फर्क यह है कि ल्यूकीमिया के अंदर ब्लास्ट सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर ब्लास्ट सेल्स नहीं होते। अब आ जाओ जी ल्यूकोमाइड रिएक्शन। ल्यूकोमाइड रिएक्शन भी बेसिकली इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं। प्रोडक्शन 3000 से 5000 हो 50,000 हो जाए, सॉरी 30,000 से 50,000 हो जाए। और इसके अंदर इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है, ल्यूकोसाइटोसिस से आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसमें ज्यादा न्यूट्रोफिल होगा। ल्यूकोसाइटोसिस में तो आपका न्यूट्रोफिलिया भी हो सकता है, इयोसिनोफिलिया भी हो सकता है, ठीक है, बेजोफिलिया भी हो सकता है, लिम्फोसाइटोसिस भी हो सकता है, इंक्रीज लिम्फोसाइट काउंट भी हो सकता है। लेकिन ल्यूकोमाइड रिएक्शन में वो कहते हैं इसमें न्यूट्रोफिलिया ज्यादा होती है, ज्यादा न्यूट्रोफिल काउंट होता है, और काउंट जो है वो 30 से 50,000 होती है। अब इसकी पिक्चर आप उससे करते हो मिसलीड किससे? ल्यूकीमिया से, क्योंकि ल्यूकीमिया में भी काउंट जो है वो 50-30,000 तक होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस में जरा काउंट 11,000 से ऊपर होता है लेकिन 30,000 से नीचे होता है, ठीक है। तो कैसे आप मिसलीड कर सकते हो और उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो? क्योंकि ल्यूकोमाइड रिएक्शन में ब्लास्ट सेल्स नहीं है, ल्यूकीमिया में ब्लास्ट सेल्स होती है, ठीक है। ब्लास्ट सेल्स का डिफरेंशिएटिंग है ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोमाइड रिएक्शन दोनों से, लेकिन इन दोनों का आपस में से न्यूट्रोफिलिया और इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट मोर देन 30,000।
ये दो इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अब ल्यूकोपीनिया की बात हुई कि बोन मैरो जब डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी करता है उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। इसकी कॉजेज रेडिएशन हो सकती हैं और कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें बेंजीन और क्लोरामफेनिकोल होती है। ठीक है जी। इन्फेक्शन हो सकता है और इन इन्फेक्शन की वजह से डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट इसकी मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और दूसरा अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए तो आप एंटीबायोटिक दोगे लेकिन कंट्रोल अमाउंट में, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करती हैं वो अगेन डिक्रीज ल्यूकोसाइट करती हैं और वो इसके लिए हार्मफुल होता है अगर आप एक्सेस डोज में उसको दोगे। तो देना भी जरूरी होता है क्योंकि इन्फेक्शन दोगे नहीं तो वो इन्फेक्शन से सेप्टिक शॉक में चला जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा उसको। हमने पढ़ा था मोनोसाइट्स। मोनोसाइट 2 to 8% और इनका जो साइज है 16 to 18 माइक्रोन। मोनोसाइट कंटेन डार्कली स्टेनिंग पर्पल न्यूक्लियस जो कि है, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप होता है। इसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, ये एक ग्रेनुलोसाइट्स है, लेकिन इसके एंजाइम्स हैं। लाइसोसोम में लाइसोजाइम्स हैं, पेरोक्सीडेजेस हैं, हाइड्रोलिटिक एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, क्योंकि ये भी फेगोसाइटोसिस की ब्रेक डाउन करता है फॉरेन पार्टिकल्स की, तो इसमें एंजाइम्स होंगे। फंक्शंस क्या है कि मोनोसाइट मैंने आपको बताया जब सर्कुलेशन में एंटर होता है बोन मैरो से तो वो विद इन 24 आवर्स लार्ज होकर मैक्रोफेज बन जाते हैं और उनको कहते हैं मोबाइल मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जब टिश्यूज के अंदर जाके बैठ जाते हैं तो उनको टिश्यू मैक्रोफेज, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस कहते हैं। डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट मैक्रोफेजेस हैं, स्किन, लंग्स, लिवर, ब्रेन, लिम्फ नोड, स्प्लीन। स्किन के जो मैक्रोफेजेस हैं कहते हैं लंग के एल्व्यूलर कहलाते हैं, लिवर के कुफर सेल्स कहलाते हैं, ब्रेन के पढ़ना है माइक्रोग्लाया, लिम्फ नोड के लिम्फ नोड मैक्रोफेजेस, स्प्लीन के रेड ब्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है जी। अब ये जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं ये मंथ और ईयर्स तक रहते हैं टिश्यूज में जब तक ये अपना फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन फॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है जी। और मैक्रोफेजेस डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट्स और फिर ये डाइजेस्ट करते हैं और किल करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोसिस। ये मैंने आपको बताया तो कि ये प्रिकर्सर सेल्स हैं। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस डेंड्रिटिक सेल्स के प्रिकर्सर सेल्स हैं। बोन मैरो से प्लोरीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स, उससे माइलेट स्टेम सेल्स जिसको आप ये प्रिकर्सर सेल्स भी कह रहे हो, इससे मोनोब्लास्ट निकलेंगे। मोनोब्लास्ट से प्रोमोनोसाइट्स और प्रोमोनोसाइट से मोनोसाइट्स। मोनोसाइट सर्कुलेशन में जाएंगे, जैसे ही सर्कुलेशन में पहुंचेंगे ये मैक्रोफेजेस बन जाएंगे। ये मैक्रोफेजेस जाके डिफरेंट टिश्यूज में बैठ जाएंगे और उसको टिश्यू मैक्रोफेज, सीएनएस में माइक्रोग्लिया सेल्स, ठीक है, एल्व्यूलर मैक्रोफेज में, लिवर में कुफर सेल्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन में साइनोवियम, रेड पल मैक्रोफेज स्प्लीन में और पेरिटोनियल मैक्रोफेज पेरिटोनियम में, ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स के अंदर। उसके अलावा ये जो स्टेम सेल्स है, जो प्रिकर्सर सेल्स हैं जिनसे मोनोब्लास्ट निकल रहा है, उससे वो कहते हैं डेंड्रिटिक सेल्स के प्रिकर्सर्स भी निकलते हैं और डेंड्रिटिक सेल्स भी निकलते हैं। दीज डेंड्रिटिक सपोर्टिंग सेल्स, ये कोई फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये एंटीजन प्रेजेंट सेल्स होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस इम्यून सिस्टम। रेगुलर एंडोथेलियल सिस्टम, इसका दूसरा नाम हमने कहा मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसाइट, मोबाइल मैक्रोफेजेस, फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेज एंड फ्यू एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, इसलिए इसको मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी कहते हैं। इसके फंक्शन आपको पता है क्या फंक्शन है जी? फेगोसाइटोसिस करेगा कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आएगा। दूसरा फंक्शन है जो इससे काम नहीं होएगा उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एंटीजन को प्रेजेंट कर देगा आगे लिम्फोसाइट्स को। ये दो इसके फंक्शन है। तो तीसरा आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं तो ये लिम्फोसाइट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिहाजा ये इम्यून सिस्टम के अंदर भी रोल है, ये उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर ये फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं तो ये सेलुलर डिब्रेस को भी रिमूव कर रहे हैं। तो इनकी बैक्टीरियल सीडल प्रॉपर्टी भी है, बैक्टीरिया को किल कर प्रॉपर्टी भी है। मेन फंक्शन बेटा दो ही हैं रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के, लेकिन आप जितना बढ़ाना चाहो उन्हीं फंक्शंस को आप कर सकते हो। फेगोसाइटोसिस आप लिखा तो साथ लिख सकते हो रिमूवल ऑफ सेलुलर डिब्रेस, ठीक है, बैक्टीरियल सीडल, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने वाले सेल्स हैं। उसके अलावा आप लिख सकते हो प्रेजेंटिंग सेल, तो ये एक्टिवेट इम्यून सिस्टम भी कर रहे हैं।
और इनकी आप पहले बता चुके हो कि लिवर के अंदर कुफर सेल्स हैं, ठीक है, और आपके जो स्प्लीन में है वो रेल्पर मैक्रोफेजेस हैं, लंग्स में एल्वुलर मैक्रोफेजेस हैं, स्किन के अंदर हिस्टियोसाइट्स हैं, बोन्स के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट हैं। तो ये इसके बने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, राइट्स, ठीक है, या गिव एग्जांपल आ सकता है, एग्जांपल में भी आपने भी बतानी होती हैं और उनके नाम भी बताने होते हैं सेल्स के। उसके बाद विद फंक्शन, फंक्शन आएगा तो 2 फंक्शन तो लाजमी लिखने हैं, लेकिन 5 नंबर में फंक्शन आ जाए तो उन्हीं फंक्शन को आपने, जैसे मैंने इस स्लाइड्स के अंदर बढ़ाया हुआ है, आप बढ़ा सकते हो। ये भी आपको बताया कि माइलेट सेल्स हैं, उससे मोनोब्लास्ट से ये फिर सारे आपके टिश्यू मैक्रोफेजेस निकल रहे हैं। ये फिर 1 बाय 1 उनकी एग्जांपल आपको कल बताई थी। ये फंक्शंस थे जो मैंने, 2 मेन फंक्शन थे इसके, फेगोसाइटोसिस, एंटीजन, बैक्टीरियल सीडर, रिमूवल ऑफ सेलुलर डिब्रेस और सेक्रेटरी फंक्शन, जो कि ये सेक्रेट कर रहे हैं, ये एंजाइम्स को जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये तीनों आपके बेसिकली फेगोसाइटोसिस के अंदर ही कवर हो जाते हैं, लेकिन हेडिंग अलहदा दी हुई है ताकि पता चले कि जी 5 नंबर में सवाल में 5 फंक्शन लिखे हैं। ये दोबारा वही समरी है पूरी ल्यूकोपोइसिस की, ये भी इसकी समरी है ल्यूकोपोइसिस के, और हर सेल के थोड़े थोड़े फंक्शन बताए हुए हैं आपको रिकॉल करवाने के लिए। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कल, कि कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जो टेस्ट में आया था न्यूट्रोफिल आया ल्यूकोपोइसिस, वो मैंने रिपीट नहीं करना और ना वो किया है, क्योंकि वो आप ये कल आपने पढ़ा और कल मैंने भी पढ़ाया तो बहुत आराम से था, लेकिन मुझे पता था कि कोई बच्चे सुन नहीं रहे, उनको टेस्ट की टेंशन है, इसलिए मैंने आज रिपीट है। तो आप बताओ कि आपको समझ आ गई है? यस सर। ये बेटा हेलो, यस सर, आ गई। यस सर। किसी ने कुछ पूछना है अभी पूछो, क्योंकि अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्यूनिटी और लिम्फोसाइट। इसमें से एक सवाल लाजमी बनता है। सर जी सर ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकीमिया में ब्लास्ट सेल्स हम यूज करेंगे। ल्यूकीमिया और ल्यूकोसाइटोसिस, बिल्कुल बेटा। एक तो ल्यूकीमिया के अंदर जो ल्यूकोसाइटोसिस हुई होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ल्यूकोसाइटोसिस बहुत ज्यादा हुई होती है, ल्यूकोसाइट बहुत ज्यादा आपको नजर आते हैं एज कम्पेयर टू ल्यूकोसिस, ठीक है, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन है और उसमें ब्लास्ट सेल्स आपको नजर आते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर आपको एक कंट्रोल्ड प्रोडक्शन और ब्लास्ट सेल्स नजर नहीं आते। ठीक है सर। चलें जी, अब ये भी आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स को लिम्फोपोइसिस कहते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स को आप लिम्फोपोइसिस कहते हो। लिम्फोपोइसिस भी स्टार्ट प्लोरीपोटेड हिमोपोइटिक स्टेम सेल से होगी, उससे लिम्फोइड स्टेम सेल निकलेंगे, जो मेन आपके कोमेटेड स्टेम सेल, ठीक है, प्रिकर्सर सेल थे, एक माइलाइट था और एक लिम्फोइड था। लिम्फोइड से बेसिकली आपके लिम्फोइड स्टेम सेल से पहले लिम्फोब्लास्ट बनेंगे और फिर ये लिम्फोब्लास्ट लिम्फोसाइट बनेंगे। इनिशियली लिम्फोसाइट रिलीज इन सर्कुलेशन, ठीक है। अब डिजाइन टू डेवलप अ सेलुलर इम्यूनिटी, जो लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं उनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। वो थाइमस में जाएंगे, थाइमस ग्लैंड माइग्रेट करके जाएंगे और वहां जाके मिच्योर होंगे। वहां एक प्रोटीन होती है, ठीक है, थाइमोसिन, जो इनको मिच्योर करती है, उसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट। एक तो ये थाइमस में जा रहे हैं इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट कह रहे हैं, थाइमस ग्लैंड, ठीक। और दूसरा इसको, इसमें बेसिकली थाइमोसिन हार्मोन या उसको प्रोटीन इन नेचर का वो हार्मोन है जो इसमें रोल प्ले कर रहा है इसको मैच्योर करने में, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है जी। और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो आपके बोन मैरो के अंदर ही उनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है और बोन मैरो के अंदर ही होते हैं, इसलिए उसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है कि ये बर्सा ऑफ बर्ड से डिस्कवर हुए थे, बर्सा ऑफ बर्ड से ये डिस्कवर हुए, इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये एमसीक्यू है, ठीक है जी। आप दोबारा देख लो
कि लिम्फो प्लुरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल, उससे लिम्फाइड स्टेम सेल, लिम्फाइड से लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट दो तरह से मैच्योर होंगे, तो थाइमस में जाके मैच्योर होंगे और एक बोन मैरो में मैच्योर होंगे। जो थाइमस में मैच्योर उनको टी लिम्फोसाइट कहेंगे, जो बोन मैरो में मैच्योर होंगे उनको बी लिम्फोसाइट कहेंगे। जो बी लिम्फोसाइट है वो बर्सा बर्ड से डिस्कवर हुए थे, ठीक है, इसलिए उनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। दूसरा वो मैच्योर भी, उनकी प्रोसेसिंग भी बोन मैरो के अंदर ही हो रही है, और वो बेटा ह्यूमोरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, एंड मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और जो टी सेल्स हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी में रोल करते हैं और थाइमस में मैच्योर होते हैं, और उनको जो हार्मोन या प्रोटीन मैच्योर करती है वो थाइमिन है। ठीक है जी, जी ये हीमोसाइटोब्लास्ट यानी कि प्लुरिपोटेंट हिमोपोएटिक सेल्स, इससे ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब लिम्फोइड सेल से लिम्फोब्लास्ट बनेंगे, और लिम्फोब्लास्ट वो जो कि टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, वो लिम्फोब्लास्ट चले जाएंगे थाइमस, ठीक है। और थाइमस में जाके थाइमिक हार्मोन या थुसीन हार्मोन उनको कन्वर्ट कर देगा मैच्योर टी सेल्स के अंदर। जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स जिनसे बी लिम्फोसाइट बनने हैं, उन लिम्फोब्लास्ट बनेंगे पहले, यहाँ एक स्टेज मिसिंग है, पहले लिम्फोब्लास्ट बनेंगे फिर ये लिम्फोब्लास्ट थाइमस में जाएंगे। यहाँ पे भी लिम्फोइड स्टेम सेल से पहले लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट से फिर आपके लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इनकी प्रोसेसिंग बोन मैरो के अंदर ही हो रही है। ये जो रोल प्ले करते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, ये जो टी लिम्फोसाइट मैच्योर हुए हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ये जो नेचुरल किलर सेल वो कहते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल से नेचुरल किलर सेल्स निकलते हैं, ये हमारे रोल प्ले करते हैं जो इनबोर्न इम्यूनिटी होती है, ठीक है। लिम्फोपोइसिस की कुछ समझ ना आई हो, सर रिपीट कर मजीद दें। ये भी देख लें, मजीद ये भी डायग्राम है, ठीक है, बर्न एंड लेविस से लिया, ये भी देख डायग्राम, आपको जो पसंद है एक बना देना, ठीक है। लिम्फोपोइसिस अगर आ जाता है तो इनमें से जो मर्जी एक बना लेना आप, जो आपको अच्छी लगे, बस आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि प्लुरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल से लिम्फोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड से लिम्फोब्लास्ट। कुछ लिम्फोब्लास्ट चले जाएंगे जो के टी सेल्स बनेंगे, कुछ लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होके लिम्फोसाइट बनेंगे, और बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस, और टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है लिम्फोपोइसिस का। और बी को बी कहते हैं, एक तो बोन मैरो में प्रोसेसिंग हो रही है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बर्ड ऑफ बर्सा से डिस्कवर हो रही है। टी को टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैच्योर थाइमस में जाके हो रही है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है जी। प्लुरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल है, ये बोन मैरो की पिक्चर दिखाई गई है, इससे ये रेड ब्लड सेल, प्लेट्स, मोनोसाइट, ग्रेनोसाइट सारा कुछ निकल रहा है, उसके ये माइलेट स्टेम सेल से निकल रहा है। दूसरा है लिम्फोइड स्टेम सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल से आपके लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट जो है वो थाइमस में चले जाएंगे, जो थाइमस में जाके टी सेल्स बनाएंगे, और कुछ लिम्फोब्लास्ट यही मैच्योर हो जाएंगे, लिम्फोसाइट बन जाएंगे, उनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है। वो बी लिम्फोसाइट डायरेक्ट सर्कुलेशन में चले जाएंगे, और बी लिम्फोसाइट जो है वो आपके जो है बेसिकली प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनाएंगे, और टी लिम्फोसाइट्स आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में उनका रोल होगा, ठीक है। और ये जाके कुछ इनमें से जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तो कुछ इनमें जाके प्रोड्यूस जब होते हैं ये, तो ये बैठ जाते हैं लिम्फोइड टिश्यू के अंदर, ठीक है, और उनको मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये आगे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। डायग्राम आपकी ये गाइड है, चाहे ये कर लें प्री प्रोसेसिंग ऑफ, अगर आ जाए टी सेल्स तो चाहे ये आ दे, बल्कि यही बनाएं, ये ज्यादा बेहतर है। इसमें थोड़ा कंसेप्ट ज्यादा, इम्यूनिटी वो ज्यादा आपको लेके चले गए, ये कम बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है। टी सेल और बी सेल तक बेसिकली काम है लिम्फोपोइसिस का या प्री प्रोसेसिंग, आगे तो ये इम्यून सिस्टम के अंदर आप बार बार ये चीजें पढ़ोगे। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है जी, ठीक है। ओरिजिन बी लिम्फोसाइट की बोन मैरो, टी की भी बोन मैरो, दोनों का ये कॉमन पॉइंट है कि दोनों बोन मैरो से ओरिजिनेट हो रहे हैं। मेन जो पेरेंट सेल है वो बोन मैरो में है, मैच्योर जो बी सेल है वो बोन मैरो में हो रहे हैं, और टी सेल थाइमस में हो रहे हैं, ठीक है। अब बी सेल्स के जो रिसेप्टर एंटीजन होते हैं, बी सेल्स रिसेप्टर्स आर
एंटीबॉडीज इंसर्टेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। और टी सेल्स के रिसेप्टर जो होते हैं प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर नॉट द सेम एज एंटीबॉडीज, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये वो स्पेसिफिक होते हैं, वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि दोनों के जो रिसेप्टर्स हैं बी सेल्स के भी और टी सेल्स के भी स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये भी बाइंड करते हैं एंटीजन फॉरेन मटेरियल से जिसमें ज्यादातर बैक्टीरिया आ जाते हैं, फ्यू कुछ वायरस भी आ जाते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट ज्यादातर काम करते हैं वायरस के खिलाफ, ठीक है। बी लिम्फोसाइट ज्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ और कम वायरस के खिलाफ, टी लिम्फोसाइट ज्यादातर वायरस के खिलाफ। टाइप ऑफ एक्टिव सेल, बी लिम्फोसाइट की जो एक्टिव सेल है उनका नाम प्लाज्मा सेल है। प्लाज्मा सेल बेसिकली बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनती है। और टी लिम्फोसाइट की फर्दर जो टाइप है साइटोटॉक्सिक है, हेल्पर है और सुप्रेसर है, जिसको आप रेगुलेटरी टी सेल भी कहते हो, जो कि रेगुलेशन करवाता है। आगे जाके हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी से दोनों में बनता है, बी यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स दोनों में होगा, प्राइमरी तो दोनों में होगा, सेकेंडरी भी दोनों में होगा। और सेकेंडरी किस वजह से होता है, मेमोरी सेल की वजह से है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्विक होता है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सिक्रेटरी प्रोडक्ट एंटीबॉडीज होते हैं और इसके जो है साइटोकाइंस होते हैं, जैसे हेल्पर टी सेल लिम्फोकाइन क्रिएट करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है परफोरिन, एक होल फॉर्मिंग प्रोटीन होती है, वो सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो जाके उसको किल करता है एंटीजन जो भी फॉरेन मटेरियल आया है। फंक्शन दोनों के सेम ही है ऑलमोस्ट, दोनों आपके इम्यून सिस्टम के अंदर एक्टिवेट होते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया और वायरस, और ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं आपके। स्पैन बी का शॉर्ट होता है, टी का लॉन्ग होता है, ठीक है जी। दोबारा सुन लें, लिम्फोपोइसिस आ जाए या प्री प्रोसेसिंग ऑफ लिम्फोसाइट आ जाए या रोल ऑफ थाइमस आ जाए, तो आपने ये डायग्राम याद रखनी है, ठीक है जी। और मेरा ख्याल है कंसेप्ट ऑलमोस्ट मैंने 3 दफा रिपीट किया है, मजीद किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं है? सर रिपीट कर दें। थैंक यू बेटा। अच्छा, अब जरा गौर से पुत्र सुनना, ये चौथी दफा रेपिटेशन है। बोन मैरो के अंदर आपको पता है प्लोरिपोटेड हेमोपोएटिक स्टेम सेल होता है, जिसको हेमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं। उससे आपके माइलॉइड और लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं, माइलॉइड से बाकी सारे सेल बनेंगे, लिम्फोइड से आपके लिम्फोब्लास्ट बनेंगे। लिम्फोइड स्टेम सेल से जब लिम्फोब्लास्ट बनेंगे, कुछ ये लिम्फोइड स्टेम सेल लिम्फोब्लास्ट आपके थाइमस में चले जाएंगे, वहां जाके फर्दर ये मिच्योर होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमिक या थाइमोसिन हार्मोन, और मिच्योर टी सेल्स रिलीज होंगे आपके सर्कुलेशन में, जो कि सेल मीडिएटेड या सेल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जो बी लिम्फोसाइट्स है वो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं और वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। बाकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको बताए हैं, कुछ आप याद रख लेना, इसमें 4 पॉइंट भी याद रख लोगे, बड़े हैं, क्योंकि ये चीजें आगे जाके डिटेल में हमने रिपीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन दोनों की बोन मैरो से है, मिच्योर एक बोन मैरो में हो रहा है, एक थाइमस में हो रहा है। बी लिम्फोसाइट जो आगे सेल बनाता है वो प्लाज्मा सेल है, जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं। टी लिम्फोसाइट आगे फर्दर साइटोटॉक्सिक हेल्पर और सुप्रेसर टी सेल्स में बनता है, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। इसमें जो बेसिकली एंटीबॉडी बनते हैं, उसमें जो आपके बनती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोकाइंस और डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी प्रोटीन्स बनती हैं, जिसको आप साइटोकाइंस का नाम देते हो, ठीक है जी। उसके बाद फंक्शन दोनों का सेम ही है, वो ज्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है, वो टी लिम्फोसाइट जो है ज्यादातर वायरस के खिलाफ लड़ता है। लाइफ स्पैन बी का शॉर्ट है, उसका लॉन्ग है, ठीक है जी। ये तो आपके थे लिम्फोसाइट बी और टी का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स, 3 4 आप 5 याद करो जितने आपको रह जाते हैं। मजीद जब हम इनकी डिटेल करेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी, उसमें आप काफी चीजें याद आपको वैसे ही हो जाएंगी, टेबल को इतना डाटा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अब इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम इज बेसिकली ह्यूमन बैटल अगेंस्ट द माइक्रोवर्ड्स। माइक्रोवर्ड से क्या मुराद है? किसी को पता है माइक्रोवर्ड क्या होता है? तो तुम पूछो बच्चों से भी।
अब आप लोग एक्टिव तो हो ना, अब सो तो नहीं गए? No, sir. No, sir. माइक्रोवर्ट से क्या मतलब है बेटा? Sir, micrograms bacteria. जिसमें आपके वायु बैक्टीरिया, पैरासाइट या वॉर्म्स की लड़ाई है, उसको आप इम्यूनिटी कहते हो। Definition: resistance of the body against the pathogenic agent is known as immunity, or it is the ability of the body to resist all type of foreign bodies like bacteria, virus and toxic substances. ठीक है जी। अब जो इन्वेडर्स हैं या माइक्रोवर्ड्स हैं या माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरस भी हैं, वो पैरासाइट्स भी हैं, और वो एल्गी, फंजाई और वॉर्म्स भी हैं। ठीक है, इनके खिलाफ जो लड़ाई है वो इम्यूनिटी कहते हैं। हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड दो तरह की जी है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बेसिकली है नेचुरल, इनबोर्न और नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेसिकली स्पेसिफिक और अडेप्टिव, इसको अडेप्टिव भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की फर्दर दो टाइप्स हैं, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, सेलुलर इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। डिफाइन इम्यूनिटी एंड एन्यूमरेट इट टाइप्स। इम्यूनिटी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेनिक एजेंट, और इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये दो टाइप्स हैं, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इज नेचुरल और इनबोर्न और नॉन स्पेसिफिक, और एक्वायर्ड इज बेसिकली अडेप्टिव और स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड को आप सेलुलर इम्यूनिटी कह देते हो और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हो। यहाँ ब्रैकेट में इनका दूसरा नाम लिख लो, सेलुलर इम्यूनिटी, और इट इज कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है जी। उसके अलावा एक और भी क्लासिफिकेशन बेटा है कि हम इम्यूनिटी को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है जी, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो आपकी सेलुलर भी हो सकती है, एक्टिव एक्वायर्ड मतलब भी हो सकती है, और पैसिव एक्वायर्ड भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि एक्टिव सेलुलर भी हो सकती है, पैसिव सेलुलर भी हो सकती है, एक्टिव ह्यूमोरल भी हो सकती है, पैसिव ह्यूमोरल भी हो सकती है। ये मैं आगे जाके फर्दर बताऊंगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव का वर्ड आएगा तो आप यूज नहीं होना आपने। दो तरह से इम्यूनिटी को क्लासिफाई मैंने किया, एक तो इसकी दो टाइप्स बताई, इनेट और एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड जो है वो फर्दर दो हैं, सेलुलर और ह्यूमोरल। सेलुलर को सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल को एंटीबॉडी मीडिएटेड भी कहते हैं। फिर मैंने इसकी क्लासिफिकेशन की फिर तीन तरह से, इनेट इम्यूनिटी वो तो नेचुरल और इनबोर्न और नॉन स्पेसिफिक है, और दूसरी है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव जो है वो एक्टिव एक्वायर्ड भी हो सकती है, पैसिव एक्वायर्ड भी हो सकती है, यानी कि इनके साथ आप एक्टिव और पैसिव का वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक्टिव पैसिव से मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा कि मैं ही बताऊंगा? सर एक्टिव वो होती है जो हमारी बॉडी खुद बना रही होती है, शाबाश। और पैसिव वो होती है जो हम एक्सटर्नली ले रहे होते हैं, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही। वैक्सीनेशन वगैरह जो होती है। ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी भी बना सकती है,
ठीक है, आपकी बॉडी खुद उसके टी सेल्स रिस्पॉन्ड में आपके एक्टिवेट हो सकते हैं और सेलुलर इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस कर सकती है। आपकी बॉडी यानी कि पैसिव इम्यूनिटी भी उसमें आप इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंटीबॉडीज भी इंजेक्ट कर लेते हो जैसे कि आजकल कर भी रहे थे ये कोरोना के केसेस में। ठीक है, और आप सेल्स भी इंजेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली समझाने का ये मकसद था कि अगर दोनों तरह से आपको क्लासिफिकेशन पूछी जाए तो आनी चाहिए, इनेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड बेसिकली दो टाइप्स की है, और अगर पूछे अच्छा बेटा एक्टिव और पैसिव क्या है फिर, तो आपको पता होना चाहिए जी इनेट तो इनेट रहेगी और एक्वायर्ड एक्टिव भी हो सकती है, एक्वायर्ड पैसिव भी हो सकती है। एक्वायर्ड की दो जो टाइप्स हैं वो एक्टिव भी हो सकती है, वो पैसिव भी हो सकती है। ठीक है जी, दोबारा ये देख लो, इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Innate immunity is natural present in the body by birth, inborn immunity, और ये acquired जो है develop against invading organisms। ठीक है, अब destruction of invading organism by antigen presenting cells। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब किसको प्रेजेंट करेंगे, या तो वो बी को करेंगे या वो टी को करेंगे। अगर बी को प्रेजेंट करेंगे तो बी जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप होगी, बी सेल एक्टिवेट होंगे, प्लाज्मा सेल बनेंगे और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे और उस एंटीजन की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्रेटिक सेल्स। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। किसके लिए बी लिम्फोसाइट किसके लिए, सर प्लाज्मा बनाने के लिए ताकि एंटीबॉडीज बने। बेटा बी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस से कोई काम नहीं हो रहा, वो उसको फैगोसाइटोसिस नहीं कर रहे, उन्होंने एंटीजन प्रेजेंट कर दी या बी को या टी को। डेंड्रेटिक सेल हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बी लिम्फोसाइट काम करने की कोशिश करेंगे, अगर बी लिम्फोसाइट से भी काम नहीं हो रहा तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होंगे टी को, वो टी को प्रेजेंट कर देंगे कि लो जी तुम इस पे काम करो। ठीक है, तो जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बी को होगी तो उसमें ह्यूमन इम्यूनिटी डेवलप होगी, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज और डिस्ट्रक्शन। अगर एंटीजन प्रेजेंट होगी टी लिम्फोसाइट्स को तो सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप होगी, एक्टिवेट होंगे हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल। डिपेंड करता है कि एंटीजन प्रेजेंट किस सेल को हुई है, टी लिम्फोसाइट की कौन सी टाइप को प्रेजेंट हुई है। अगर हेल्पर को प्रेजेंट होगी तो लिम्फोकाइन सेक्रीट करके काम करेंगे, अगर साइटोटॉक्सिक को प्रेजेंट हुई है तो ये होल फॉर्मिंग प्रोटीन परफोरिन सेक्रीट करेंगे और उस एंटीजन को खत्म कर देंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इम्यूनिटी टाइप्स हैं, और टाइप्स में आगे आपने क्या पढ़ना है कि इनेट इम्यूनिटी नेचुरल होती है, एक्वायर्ड जो होती है वो फर्दर दो तरह से होती है, आपकी सेलुलर और आपकी ह्यूमोरल। जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो किस तरह से होती है और ह्यूमोरल किस तरह से होती है, अब डेवलप होती है अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आया तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने एंटीजन प्रेजेंट की, अगर तो बी को प्रेजेंट करेंगे तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप होगी, अगर टी को प्रेजेंट करेंगे तो सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप होगी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी की समरी उन्होंने ये बताई कि बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे, वो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेंगे और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएंगे और वो एंटीबॉडी इसके खिलाफ लड़ेगी, फाइट करेगी। ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है। जब सेकेंड टाइम बेसिकली ये मसला आएगा, दूसरी दफा ये मसला होगा तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, इसके मेमोरी सेल बन चुके होंगे और वो बहुत क्विक ठीक हो गया जी। अब टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और टी लिम्फोसाइट की फर्दर मैंने टाइप्स बताई थी कि साइटोटॉक्सिक, हेल्पर और सुप्रेसर। सुप्रेसर रेगुलेटरी होते हैं, जो हेल्पर सेल्स हैं वो लिम्फोकाइन सेक्रेट करते हैं, और साइटोटॉक्सिक जो हैं वो होल फॉर्मिंग प्रोटीन सेक्रेट करते हैं और वो होल उसकी मेम्ब्रेन के अंदर और उसको डैमेज कर देते हैं।
ये जस्ट समझने के लिए, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। ये आगे डिटेल में हम करेंगे कि ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं ये कैसे एक्शन परफॉर्म करेंगी बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हेल्पर टी सेल्स कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, साइटोटॉक्सिक कैसे करेंगे, ये जस्ट आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इम्यूनिटी का। मैं अभी पढ़ा नहीं इम्यूनिटी, मैंने डेफिनेशन बताई, उसकी टाइप्स बताई, इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे ये एक दूसरा टेबल है जी, इसमें एक्टिव पैसिव की फॉर्म में बताया है। इम्यूनिटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और बाय स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन। स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीजन स्पेसिफिक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी। जो है ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी है वो आपकी एक्टिव भी हो सकती है, वो आपकी पैसिव भी हो सकती है। ठीक है जी, एंटीबॉडीज आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पैसिव जो आगे फर्दर मैं आपको बताऊं तो पैसिव नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। पैसिव जो नेचुरल होती है वो ये होती है कि आप एग्जाम्पल मदर से ही प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज ट्रांसफर होकर फीटस में जा रहे हैं और वो फीटस के अंदर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर रही है। ये पैसिव जो है आर्टिफिशियल है। और पैसिव जो नेचुरल होती है, सॉरी ये पैसिव नेचुरल है। और पैसिव जो आर्टिफिशियल होती है वो ये है कि आप एंटीबॉडी सिंथेसाइज करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये भी आपने जस्ट रीड करना है, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों टेबल आपका बस सिर्फ जस्ट कंसेप्ट बनाने के लिए हैं। फिर ये भी आ गया जी एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर टाइप्स। मैंने कहा ना एक्टिव इम्यूनिटी आपके ह्यूमोरल भी हो सकती है, सेलुलर भी हो सकती है। अब ह्यूमोरल में क्या होगा जी, अगर एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने बी लिम्फोसाइट को एंटीजन प्रेजेंट कर लिया, जैसे ही बी लिम्फोसाइट को एंटीजन प्रेजेंट हुआ उसने क्या किया, बी सेल ने प्लाज्मा सेल बना दिया और प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडीज बना के अपना काम शुरू कर दिया, सिक्रीट एंटीबॉडीज दैट डिफेंड अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। और साथ इसने मेमोरी सेल भी बना दिए, मेमोरी बी सेल्स भी बना दिए। जब दोबारा से एंटीजन का सेम बैक्टीरिया का एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, ये सारा प्रोसेस से बच जाएंगे साहब। तो डायरेक्ट ये मेमोरी सेल एंटीबॉडी यूज करेंगे और फाइट होगी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड होगा। आपको भी नहीं पता चलेगा, आपको भी सिम्टम्स नहीं आएंगे और आपकी बॉडी लड़ रही होगी क्योंकि मेमोरी सेल बन चुके हैं। इसी तरह सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी में अगर एंटीजन प्रेजेंट हुआ है टी सेल्स को, तो टी सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं। अब किसको प्रेजेंट हुआ है, हेल्पर को हुआ है, साइटोटॉक्सिक को हुआ है, किसको भी हुआ है, तो वो एक्टिव होकर इसको खत्म कर देंगे, साथ ही उसके मेमोरी सेल बन जाएंगे। जब सेकंड एक्सपोजर होगा उसी एंटीजन का, उसी फॉरेन मटेरियल का, तो ये उसके खिलाफ लड़ेंगे और आपकी बॉडी को पता भी नहीं होगा और उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि मेमोरी सेल सेकेंडरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, अब आ जाए जी इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। सर ये जरा दोबारा बताइएगा सर जी। ये जो पिछला आपने बताया है सेलुलर जो ह्यूमरल, ये दोबारा बताइएगा सर। अच्छा बेटा, ये वाली आप चीज कह रहे हो, इसमें बेटा कहा कि एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ह्यूमोरल भी हो सकती है, एक्टिव सेलुलर भी हो सकती है, और पैसिव भी ह्यूमोरल हो सकती है, सेलुलर भी हो सकती है। आप एंटीबॉडीज भी इंजेक्ट कर सकते हैं, आप सेल्स भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ। ह्यूमोरल के कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, एंटीजन आया, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग फॉर एग्जाम्पल सेल है, इन्होंने प्रेजेंट कर दिया बी सेल्स को भी और कुछ ने प्रेजेंट कर दिया टी सेल्स को भी। सेम नहीं, यहाँ पे और भी प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ठीक है, कुछ प्रेजेंटिंग ने एंटीजन प्रेजेंट किया बी को, लो जी ये एंटीजन आ गया, इसके खिलाफ लड़ो, और कुछ ने टी को प्रेजेंट कर दिया कि इसके खिलाफ लड़ो। बी सेल ने क्या किया, बी सेल ने एक्टिवेट हुए, उन्होंने प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस किए। ठीक है, और साथ ही मेमोरी बी सेल्स भी बन गए। अब ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा और ये एंटीबॉडीज उसके खिलाफ लड़ेंगे। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जब दोबारा एंटीजन आएगा और इसको बी सेल्स को प्रेजेंट होगा तो ये प्लाज्मा सेल नहीं, डायरेक्ट मेमोरी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे और ये आपका जो रिस्पॉन्स होगा फास्टर होगा। इसी तरह टी सेल्स की भी बात की कि जब उनको प्रेजेंट होगा तो उसमें भी एक्टिव टी सेल्स होंगे और कुछ मेमोरी बैठ जाएंगे। ठीक है, और एक्टिव टी सेल्स उसके खिलाफ लड़ेंगे, मेमोरी लिम्फोइड टिश्यू में बैठे हुए हैं।
जब दोबारा आएगा तो ये उसके आप लड़ेंगे, ठीक है। और आपका ये जो सारा थोड़ा बहुत प्रोसेस हो रहा है ये नहीं होगा, विद इन सेकेंड्स वो काम होगा और आपकी बॉडी को भी पता नहीं चलेगा, आपको सिम्टम्स भी अपीयर नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सर। ये तो था आपको इम्यूनिटी का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन इसकी डिटेल हम जो है ना स्टडी करेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी इज इनबोर्न और नेचुरल कैपेसिटी टू रेजिस्ट पैथोजेंस। By chance, if any organism enter the body, innate immunity eliminate them before the development of any disease. कोई disease पहले उसको eliminate कर दोगे, इसको आप natural और non-specific immunity कहते हो। This type of immunity represent first line of defense. Immunity अक्सर बच्चे confuse होते हैं। First line of defense सेल कौन से हैं? वो आपके मैक्रोफेजेस है। इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी है वो आपकी innate immunity है। कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी क्या है? फर्स्ट लाइन कंपोनेंट्स और सेकंड लाइन कंपोनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट लाइन कंपोनेंट के अंदर क्या आ जाएंगे आपके जी? मैकेनिकल बैरियर, केमिकल एंड बायोकेमिकल इनहिबिटर्स और नॉर्मल फ्लोरा जो आपके जीआईटी में है। सेकंड लाइन कंपोनेंट में आपके सेल्स आ जाएंगे। सेल्स में कौन सेल्स? आपके फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स कौन से? न्यूट्रोफिल, ठीक है, मैक्रोफेजिस। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है बेटा, सेकंड लाइन ऑफ कंपोनेंट है। इम्यूनिटी ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी को हमने दो कंपोनेंट्स बनाए, कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ सेकंड लाइन कंपोनेंट्स हैं। और सेकंड लाइन कंपोनेंट आपके वही सेल है, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजिस, जो कि आपको मैक्रोफेजिस वो सेल थे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और न्यूट्रोफिल वो हैं जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपके देते हैं बॉडी को। वो फेगोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स। कुछ सॉल्युबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स होते हैं, सॉल्युबल फैक्टर के इंटरफेरॉन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल आपकी बॉडी में चीजें अवेलेबल हैं जो कि आपको इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और आप बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। अच्छा जी, अब ये देख ले इनेट इम्यूनिटी, दोबारा ये आ गया। इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक डिफेंस, फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकंड डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस बेसिकली आपका क्या है जी? ये आपका ये सारे बैरियर्स हैं, केमिकल इनहिबिटर्स, मैकेनिक बैरियर। बल्कि इसको मैं पहले आपको ये बता दूं फिर आपको ये स्लाइड की समझ आएगी। फर्स्ट लाइन कंपोनेंट्स में आपने बताया कि बैरियर्स हैं, मैकेनिकल बैरियर्स हैं और केमिकल एंड बायोकेमिकल इनहिबिटर्स हैं। मैकेनिक बैरियर में आपके आ जाता है स्किन। आप हमारी जो स्किन है ये बैरियर है, ये भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। म्यूकस सेक्रेशन, कोई भी चीज चली गई है नोज के अंदर, थ्रोट के अंदर, तो म्यूकस की सेक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, आंख में चली जाती है तो ब्लिंक होती है आंख। हेयर एट नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप करते हैं। कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिकल बैरियर है। इनेट इम्यूनिटी का फर्स्ट लाइन कंपोनेंट्स है मैकेनिकल बैरियर, उसके अंदर ये आ जाती है। केमिकल और बायोकेमिकल इनहिबिटर्स, इसमें आपका स्वेट सिक्रीशंस है, सीबेशियस सिक्रीशंस हैं, सलाइवा के अंदर हाइड्रोजन एंजाइम्स हैं, HCl ऑफ स्टमक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लाइसो एंजाइम्स हैं वो जो कि टीयर्स में होते हैं, ठीक। तो ये सारे केमिकल्स हैं और बायोकेमिकल सिक्रीशंस हैं जो कि नेचुरल आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तीसरी चीज आपने पढ़ी सेकंड लाइन कंपोनेंट्स, जो इसमें आपका आ जाता है सेल्स। सेल में नेचुरल किलर सेल्स हैं जो कि कहां से हो रहे हैं? लिम्फोइड टिश्यू से वो हो रहे हैं। लिम्फोइड जो आपका माइलॉइड स्टेम सेल था और लिम्फोइड स्टेम सेल था, उससे नेचुरल किलर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे जो कि फॉरेन मटेरियल को, स्पेशली ट्यूमर सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। फेगोसाइट्स आपके न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज है जो कि फेगोसाइटोसिस से इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को खत्म कर रहे थे। फिर आ जाते हैं सॉल्युबल फैक्टर्स जिसमें इंटरफेरॉन्स हैं और लाइसोजाइम्स हैं, ठीक है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? ये वो प्रोटीन्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, जो जिन सेल्स को पे वायरस अटैक करता है उनसे ये प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं, इंटरफेरॉन्स। इनकी टाइप्स हैं अल्फा, बीटा, गैमा, इंटरफेरॉन, ठीक है। प्रोटेक्टिव एक्शन क्या है? ये किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं? एक तो ये टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो समझो कि सेलुलर इम्यूनिटी को इनहांस कर देते हैं।
नेचुरली, ठीक है। मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देते हैं कि फेगोसाइटोसिस करो, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और एंटीबॉडी स्टिमुलेट करते हैं उसकी प्रोडक्शन को, यानी कि बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इंटरफेरॉन क्या चीज थी? ये वो प्रोटीन्स हैं जो वायरल इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट होती हैं, अल्फा बीटा गामा इसकी टाइप्स हैं, और ये कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं? बेसिकली ये एक्टिवेट करते हैं टी सेल्स को, बी सेल्स को, मैक्रोफेज को और नेचुरल किलर सेल्स को। अब कैसे ये होगा जी? वायरस इंटर इनटू अ सेल, वायरस रेप्लिकेट इन इन्वेडिंग सेल्स, सेल रिलीज इंटरफेरॉन। जैसे ही वायरस ने अटैक किया, वायरस रेप्लिकेट होना शुरू हुआ, तो जो सेल है वो इंटरफेरॉन रिलीज करेंगे। ये भी साइटोकाइंस की टाइप ही आप कह लो, ठीक है। तो ये सेल रिलीज करेंगे, ये इंटरफेरॉन बाइंड हो जाएंगे रिसेप्टर्स ऑन अनइन्वेडेड सेल्स, अनइन्वेडेड सेल्स के साथ ये बाइंड हो जाएंगे, जिन सेल को भी वायरस ने अटैक नहीं किया। अब अनइन्वेडेड सेल प्रोड्यूस इनएक्टिव एंजाइम्स, वो एक्टिव एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन वायरल मैसेंजर आरएनए एंड इनहिबिटिंग प्रोटीन। वो जो अनइन्वेडिंग सेल्स हैं जिन पे भी वायरस ने अटैक नहीं किया, ऐसे एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि वायरस रेप्लिकेट हो रहा है उसको अंदर स्टॉप ये करेंगे, इनहिबिट करेंगे, और वायरस ब्लॉकिंग एंजाइम्स आर एक्टिवेट। और फिर जब ब्लॉकिंग एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो वायरस रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी, वायरस इज अनेबल टू मल्टीप्लाई इन इन्वेडेड सेल्स। यानी कि वायरस को रोकने के लिए भी अल्लाह ताला ने निजाम हमारी बॉडी में रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरॉन, ठीक है जी। इन्फ्लेमेटरी बैलेंस, इन्फ्लेमेशन में रिलीज होते हैं आपके जो इन्फ्लेमेटरी हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन की बात पहले हो चुकी है। वेजोडाइलेशन क्या है? ये इन्फ्लेमेशन की ही बात की है कि उससे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं जो कि आगे जाके इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करते हैं, फर्दर उसको स्प्रेड को रोकते हैं, ठीक है। ये होंगे तो ये क्या करेंगे? कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, इनफ्लक्स ऑफ फ्लूइड होगी, वहां पे फेगोसाइट्स आएंगे, फेगोसाइट्स आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो वहां पे फेगोसाइटोसिस कर देंगे, ठीक है जी। ये साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है। ये हीट है, ये इसको आग लगा रहा है, अपना मुंह इसका रेड हुआ है, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। रबोर, क्लोर, डलोर, लिसा पढ़ा था ना आपने, ये वही चीज है। ये साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है बेसिकली। तो मुख्तसर इसकी समरी क्या हुई? इसकी समरी ये हुई कि आप लोगों ने इनेट इम्यूनिटी नेचुरल है, ठीक है। बाय चांस अगर कोई ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया तो उसके खिलाफ जो हमारी फाइट करती है उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसके लिए मैकेनिकल बैरियर नहीं है, ठीक है, जैसे हेयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स में, जैसे और केमिकल इनहिबिटर्स भी हैं, जैसे HCl हमारी स्टमक में है, वहां कोई बैक्टीरिया पहुंचेगा तो वो खत्म कर देगा उसको, ठीक है। लाइसोजाइम्स हैं आपके सलाइवा के अंदर, और उसके अलावा वो कहते हैं कुछ हमारे पास सेकंड लाइन कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं, फेगोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ जाते हैं। ये समरी है जी। स्ट्रक्चर एंड मीडिएटर जैसे स्किन है, स्किन को आपने कहा कि जी ये भी हमारा मैकेनिकल बैरियर है। किस तरह से? एक तो लाइसोजाइम सिक्रीट होते हैं स्किन से, दूसरा स्किन की डिफरेंट लेयर्स हैं जिसमें से स्ट्रेटम कॉर्नियम आपने हिस्टो में पढ़ी होगी, वो आपको प्रिवेंट करती है टॉक्सिक केमिकल से। GIT के अंदर एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव जूस में, और एसिड्स है स्टमक में, लाइसोजाइम्स हैं आपके सलाइवा में। उसके अलावा फेगोसिटिक सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस। यूरोजेनिटल सिस्टम में यूरिन और वेजाइनल फ्लूइड की एसिडिटी है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। इनेट इम्यूनिटी आ जाए, और विद एग्जांपल आपने देनी हो तो आप ये दे सकते हो, GIT में एग्जांपल दे सकते हो HCl की, सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम की। आप यूरोजेनिटल सिस्टम के अंदर यूरिन और वेजाइनल फ्लूइड की एसिडिटी की एग्जांपल दे सकते हो। उसके अलावा फेगोसिटिक सेल्स बता सकते हो। स्किन के अंदर स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर्स ऑफ स्किन है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंटरफेरॉन की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की एग्जांपल दे सकते हो, केमिकल्स की एग्जांपल दे सकते हो। तो ये सारे आपके इनेट इम्यूनिटी है। सर जी ये भी आपने की बात की है, ये सिस्टम की वजाइना में जो मतलब कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय के लिए होता है। सर जब फीमेल की बॉडी में स्पर्म एंटर होता है तो वो भी तो एक एज अ एंटीजन कर रहा होता है, तब हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज के खिलाफ क्यों नहीं बनाती? जबकि वो भी तो एंटीजन है, बाहर से पार्टिकल आए हैं।
होता है तो क्या होता है? जब फीमेल की बॉडी में स्पर्म को हम वजाइना ट्रैक में मूव करवाते हैं तो उस वक्त जो है वो एंटीजन की तरह करता है ना उस बॉडी के लिए। ना बेटा, स्पर्म के ऊपर ये आप प्रोडक्शन में सेकंड ईयर में मैं ही पढ़ाऊंगा। एक्रोसोमल रिएक्शन होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि जो वजाइनल फ्लूइड है उसकी न्यूट्रलाइज करता है, तभी स्पर्म आगे मूव कर सकेंगे। ये आगे बताऊंगा जाके, ये बहुत अर्ली आप पूछना शुरू हो। मैं कह रहा हूँ सर मूवी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आगे जाकर उसको एंटीबॉडीज बननी चाहिए ना। फीमेल की बॉडी है, हमारी इम्यूनिटी चेक करती है, एंटीबॉडीज बनाती है एंटीजन के खिलाफ। नहीं, उसके खिलाफ ऐसे नहीं तो बनेगा ना एंटीबॉडीज क्यों नहीं बनाता? जी। मैंने कहा बाहर से पार्टिकल आया तो फिर एंटीबॉडीज क्यों नहीं बना रहा वो? फिर एंटीबॉडीज क्यों नहीं बना रहा जी, एक स्पर्म जो है वो काम उसका फंक्शन ही और है, वो हार्मफुल सब्सटेंस थोड़ी है, वो नुकसान ही दे रहा, वो न्यूट्रलाइज करके वो एक और एक अलग सिस्टम है, वो बताऊंगा आपको सारा। सही। थैंक यू सर। चलिए अब एक ऊपर रह गई स्लाइड शायद हमारी, पहले ये आगे देख लो, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। अब ये व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ये इनेट इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये आपके लिम्फोसाइट आपके ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि इनेट भी कर रहे हैं और रिक्वायर्ड कर रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की ये खूबी है ल्यूकोसाइट्स की कि ये दोनों इम्यूनिटी का रोल है। किस तरह से कोई भी पैथोजन आया तो इनेट इम्यूनिटी में आपकी जो फेगोसिटिक सेल्स हैं, कौन से, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और जो आपके ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ये इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं आपके कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है जी, ये बात, इसमें सिर्फ इतनी सी बात बताई व्हाइट ब्लड सेल के दोनों फंक्शंस हैं। अब ये इनेट इम्यूनिटी है जिसमें ये बैरियर्स भी दिखाए गए हैं, ये फेगोसाइट्स भी दिखाए गए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स भी दिखाई गई हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी दिखाए गए हैं, और ये आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं डिफरेंट होते हैं, वो कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सिक्रीट करके कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये देख लो, इनेट इम्यूनिटी वो कहते हैं विद इन 12 आवर्स ऑफ इन्फेक्शन खत्म हो जाती है, आपकी बॉडी उसके खिलाफ लड़के उसको कर देती है। ठीक है, और ये अप टू 7 डेज लगे हैं। कोरोना में कहते हैं ना कि आईजीजी कब करवानी चाहिए, आईजीएम क्या होती है। चलें ये बहस अभी नहीं छेड़ते, ये हम एंड पे छेड़ेंगे जब हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे। बहुत ज्यादा हो गया। हाँ बहुत ज्यादा हो गया जी, बस करने लगा बेटा। इनेट इम्यूनिटी जो है ये आप ये विद इन आवर्स काम कर रही है, और ये उसकी समरी है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं, केमिकल बैरियर, फेगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, इंटरफेरॉन वगैरह। और ये आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी है जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट काम कर रही है, ये डेज के अंदर काम करती है। ठीक है, अब आएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डिटेल, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। नेक्स्ट मंडे को मेरा लेक्चर होगा, उसमें हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेंगे, बल्कि कल भी शायद मेरा लेक्चर हो बेटा, मैं ये सुनूंगा। एक स्लाइड में मिस की थी, मैंने कहा था मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वो कौन सी थी, ये भी समरी है, इम्यूनिटी इनेट और एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर ये उल्टा लिखा हुआ है, बल्कि ये स्लाइड आप डिलीट ही कर दो, ये पता मैंने कहां से ली थी। ये नॉन स्पेसिफिक बेटा ये है इनेट, ठीक है, स्पेसिफिक एक्वायर्ड है, ये गलत है स्लाइड। इम्यूनिटी जो है ये इनेट है और एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड जो है वो स्पेसिफिक डिफेंस होता है, और ये जो इनेट है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ये गलती है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको सही कर लो। जो ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है ये बी और टी लिम्फोसाइट से होता है, टी सेलुलर करता है और बी ह्यूमरल करता है। ये जो नॉन स्पेसिफिक होता है इसमें फर्स्ट लाइन कंपोनेंट्स होते हैं और सेकंड लाइन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट लाइन में मैकेनिकल और केमिकल आ जाते हैं, और सेकंड लाइन में आपके सेल आ जाते हैं और आपके इंटरफेरॉन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये प्लीज इसको करेक्ट कर लो, फिर मुझे ना कहना कि सर ने बताया नहीं। 128 पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं कि मैं ये स्लाइड में करेक्शन बता रहा हूं। इनेट इज नॉन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड इज स्पेसिफिक, ये चेंज कर लो प्लीज। ये भी समरी है बेसिकली इसकी। इसको एंड लेके जाना चाहिए असूलन मुझे यहाँ पे। ठीक है जी, आप बल्कि इसको यहाँ से भी लेके जाएं, और यहाँ पे हम क्योंकि एक्वायर्ड कल करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे।
ठीक है जी, इसको एक तो स्लाइड को करेक्ट कर लेना। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड इज स्पेसिफिक, बार बार बता रहा हूं। और एक इस स्लाइड को बेटा एंड पे ले आना एक्वायर्ड इम्यूनिटी से पहले, क्योंकि हम इसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेंगे। ये इसकी समरी है सारी, जो एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन हम पहले ऊपर कर रहे हैं। किसी ने कुछ पूछना हो जी? जिसने पूछना है वो रुक जाए, जिसने नहीं पूछना वो चला जाए। ब्रेक लो और फिर आपका लेक्चर है 12:30। जी बेटा, किसी ने पूछना है कुछ? कल मेरा लेक्चर है, ठीक है? और कल प्लीज ये इनेट आपने करके आना है। इनेट इम्यूनिटी की डिटेल करनी, एक्वायर्ड मैंने नहीं कराई। एक्वायर्ड वजह से मैं आपको समरी के तौर पे साथ साथ बताता रहा हूं, अभी उसकी डिटेल करानी है। इनेट इम्यूनिटी और लिम्फोपोइसिस आपने करके आना है कल। सर जी सर इनेट इम्यूनिटी में हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स आ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, फेगोसाइट्स वही होते हैं। और सर जो इंटरफेरोन है वो साइटोकाइन्स कैसे हो सकता है? वो तो बैक्टीरिया रिलीज वायरस रिलीज करता है इंटरफेरोन। हाँ बेटा, वायरस वो इन्फेक्टेड सेल रिलीज कर रहे हैं, साइटोकाइन तो सेल ही रिलीज कर रहे हैं ना। मैंने इस तरह से उसको कंपैरिजन किया, मैंने कहा नहीं फिक्स कर दो कि यही है, मैंने कहा उसकी तरह ही होता है। साइटोकाइन भी तो आपके सेल ही रिलीज कर रहे हैं ना, और ये भी आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज कर रहे हैं। जिन पे वायरस ने अटैक किया उन सेल से ये रिलीज हो रहा है, और दूसरे अनइन्वेडिंग सेल पे ये एक्ट कर रहा है। वहां से ये कोई एंजाइम रिलीज करेगा जो उसको इनहिबिट करेगा, फर्दर उसकी रेप्लिकेशन रोकेगा। ओके सर। चलें, थैंक यू जी।